अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक यूनिवर्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त रावलपिंडी में रहता था। ये दोस्त मुझसे उम्र में सीनियर भी था, शादीशुदा भी और बाल बच्चों वाला भी। मैं सर्दियों के दिनों में इससे मुलाकात के लिए रावलपिंडी आ गया। हमारा प्रोग्राम था हम दोनों चंद दिन रावलपिंडी रहेंगे और इसके बाद बर्फ़बारी देखने के लिए मरी चले जाएंगे और मैं एक हफ़्ता गुजार कर वापस बहावलपुर आ जाऊंगा। मैं 10 घंटे के तवील सफ़र के बाद शाम के वक्त रावलपिंडी पहुंचा। शहर शदीद सर्दी की लपेट में था। मैं रिक्शा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। इसने दरवाज़े पर मेरा इस्तकबाल किया। मैं गर्म जोशी से इससे लिपट गया। वो भी मुझे गले मिला, लेकिन मैंने महसूस किया इसके मुआनके में गर्म जोशी नहीं। वो मुझे अपनी बैठक में ले गया। इसने चाय का बंदोबस्त किया और मेरे सामने बैठ गया। मैं इससे भला तकान गुफ्तगू करता रहा, मगर वो गुफ्तगू में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो बातचीत के दौरान खो जाता था। मैं इसकी गैर हाजिर दिमागी पर खामोश हो जाता था, तो उसे बड़ी देर तक मेरी चाप का अंदाज़ा नहीं होता था। इसने मेरे सफ़र के बारे में भी नहीं पूछा। मेरे लिए इसका ये ठंडा रवैया परेशान कुन था। मेरी परेशानी इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब इसने मुझसे पूछा, आप खैरियत से रावलपिंडी आए हैं? मेरे लिए इसका सवाल बम साबित हुआ, क्योंकि मैं इसकी दावत पर रावलपिंडी आया था। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसने दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन रावलपिंडी में हैं और कहाँ रहेंगे? मेरी परेशानी इंतहा को छूने लगी, क्योंकि मैं इसके घर ठहरने के लिए आया था। मेरा सामान तक इसकी ड्राइंग रूम में पड़ा था। मैं परेशानी के आलम में इसे देखता रहा और वो खोए हुए अंदाज में मुझे घूरता रहा। मुझसे कोई बात ना बन पाई, तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए रावलपिंडी आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा और होटल में रहूँगा। इसने इस बात में सर हिलाया और निहायत रूखे अंदाज में कहा, आप अगर मज़ीद एक दिन रुक जाएं तो हम खाना इकट्ठा खाएंगे। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा, चाय का कप मेज़ पर रखा, अपना बैग उठाया और बैठक से बाहर निकल गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाते हुए देखता रहा। इसने मुझे खुदा हाफिज़ तक कहना मुनासिब ना समझा। मैं शदीद गुस्से में था। मैं वहाँ से मरी रोड पर आया, वहाँ सस्ता सा होटल लिया, नींद की गोली खाई और गहरी नींद सो गया। मैं अगले दिन बहावलपुर वापस आ गया, मगर मुझे दोस्त के रवैये ने अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। मैं इस शख्स को दुनिया का बदतमीज़ तरीन, गैर महज़ब तरीन और मतलबी समझने लगा। मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी समझता था और इस बेवकूफ़ी पर अपने ऊपर लान तान भी करता था। मैं 2-2.5 साल तक अपने मिलने वालों को ये वाक़या सुनाता रहा और लोग मुझसे हमदर्दी और इस शख्स से नफ़रत करते रहे। आप भी अगर इस सूरत हाल का तजर्बा करें तो आपको भी मुझसे हमदर्दी और इस शख्स से नफ़रत हो जाएगी। मैं तवील अरसे तक अपने दिल में इस दोस्त के ख़िलाफ़ नफ़रत पाल कर फिरता रहा, लेकिन फिर इस नफ़रत का अजीब ड्राप सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर सहाफ़त में आ गया और एक दिन वो दोस्त हमारे एक मुश्तरका दोस्त के साथ मेरे दफ्तर आ गया। मैं इसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा, मगर वो मेरे गले लगा और नरम आवाज़ में बोला, आप अपने गुस्से को चंद मिनट के लिए साइड पर रख दो और मेरी बात सुन लो। अगर तुम इसके बावजूद मुझे गलत समझो तो फिर तुम अपनी नफ़रत का सिलसिला जारी रख लेना। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो बोला, अपने वालदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरी 6 बहनें थीं। वालदैन ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में कर दी। मेरे वालदैन पोता चाहते थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे यहाँ ऊपर तले 3 बेटियां पैदा हो गई, मगर मैं मायूस ना हुआ। मैं अपने वालदैन की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं 25 साल की उम्र में चौथी बार बाप बन गया। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा। मेरा पूरा ख़ानदान खुश हो गया। मेरा बेटा ख़ानदान भर की गोद में पल कर 2 साल का हुआ, लेकिन फिर इसे तेज़ बुखार हुआ और वो मेरी गोद में बैठा बैठा फौत हो गया। मेरे पूरे ख़ानदान की जान निकल गई। वो खामोश हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। मेरा गुस्सा हमदर्दी में बदलने लगा। इसने पूछा, आप जानते हैं वो बच्चा किस दिन फौत हुआ था? मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, वो बच्चा ऐन उस वक्त फौत हुआ जब आप रिक्शे से अपना सामान उतार रहे थे। मेरी
कंपनी में आग लग गई। इसने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। मेरे पास इस वक्त 2 ऑप्शन थे। मैं आपको अपने दुख में शरीक कर लेता, आप भी हमारे साथ सौगवार हो जाते और आपकी छुट्टियां ख़राब हो जाती। दूसरा, मैं आपसे ये ख़बर छुपा लेता, आपको होटल जाने पर मजबूर कर देता। मैं बार बार अंदर जाकर इन्हें चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। मैं इस वक्त गहरे सदमे में था, चुनांचा मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही थी। आप जब नाराज़ हुए और आपने अपना सामान उठाया तो मेरी टांगें बेजान हो गई। मैं आपके साथ उठकर बाहर तक ना जा सकता। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। आप जूं ही गली से बाहर निकले, मेरे अंदर से चीख निकली और इसके बाद मेरे पूरे ख़ानदान ने मातम शुरू कर दिया। ये गहरा सदमा था। इस सदमे ने पहले मेरी माँ की जान ली और इसके चंद माह बाद मेरे वालिद भी फौत हो गए। फिर मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं पे दर पे सदमों का शिकार होता चला गया। मैं अब ज़रा सा संभला हूँ तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आपके पास आ गया। वो खामोश हुआ तो मेरी आंखें बरसने लगीं। मैं इसके सब्र, इसकी हिम्मत पर हैरान था। वो अपने अकलौते बेटे की लाश अंदर छोड़कर मेरी खिदमत करता रहा और मैं 2.5 साल तक इसे मतलबी, जाहिल, ज़ालिम, बदतमीज़ समझता रहा। मैं इससे नफ़रत करता रहा। हम दूसरों के बारे में इतनी देर में राय कायम कर लेते हैं जितनी देर में मुर्गी का अंडा बॉयल नहीं होता। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने का। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।